नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखें, आज अपन लोग बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक पर और उसमें भी अपना टॉपिक होगा अनुसूची यानी शेड्यूल। इससे पहले अपन ने जो संविधान सभा का निर्माण का टॉपिक था उसके ऊपर डिस्कस किया और आज अपना टॉपिक है अनुसूची। तो देखें, मूल संविधान कौन सा है? देखें, भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ उसे ही मूल संविधान कहा जाता है। और मूल संविधान में अनुच्छेद तो थे 395, जबकि भाग कितने थे? 22। वह अनुसूची मूल संविधान में कितनी थी? 8, जबकि वर्तमान में कितनी है? 12 है। तो कहने का अर्थ है कि वर्तमान में अनुसूचियों में बदलाव हुआ है और अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़ करके कितनी हो गई है? 12 हो गई है। जबकि अनुच्छेद तो मूल संविधान में कितने थे? 395, भाग 22, और अनुसूची मूल में 8, जबकि वर्तमान में कितनी है? 12 हैं। तो अब देखते हैं एक एक अनुसूची को कि किस में क्या है। तो प्रथम अनुसूची में क्या है? प्रथम अनुसूची, तो देखें, प्रथम अनुसूची में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में। तो ये पूछा जाए कि प्रथम अनुसूची में क्या है? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख कौन सी में है? प्रथम अनुसूची में। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था जी? आंध्र प्रदेश था। तो ये पूछ लें कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। देखें, ज्यों ही भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य को अलग करके बनाया गया, उसके बाद में अन्य राज्यों ने भी भाषा के आधार पर अपना अलग राज्य बनाने की मांग कर डाली। इसलिए केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया। राज्य पुनर्गठन आयोग। और राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना जी? 1953। और जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने सदस्य थे? 3, जिसमें फैजल अली इसके अध्यक्ष थे। फैजल अली इसके अध्यक्ष, जबकि 2 अन्य सदस्य कौन थे? नंबर 1 हृदयनाथ कुंजरू व दूसरे सदस्य थे जी के.एम. पणिकर। के.एम. पणिकर। तो ये पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। और ये कितने सदस्य था? 3 सदस्य, जिसमें एक अध्यक्ष थे फैजल अली, जबकि 2 अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू व के.एम. पणिकर थे। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी जी? राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी। इसी प्रकार देखें, और कौन से, जैसे ये पूछा जाए कि तेलंगाना कब बना? तो तेलंगाना 2 जून 2014 को बना। किससे अलग होकर के? आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। इसी प्रकार 1 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य बनाया गया? छत्तीसगढ़। जो किससे अलग हुआ? एमपी से अलग हुआ। इसी प्रकार 9 नवंबर को उत्तराखंड बना, जो किससे अलग हुआ?
उत्तर प्रदेश से, और 15 नवंबर को झारखंड बना, जो कि किससे अलग हुआ? बिहार राज्य से। तो कहने का अर्थ है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28, व केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। इस बात का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? पहली अनुसूची में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि दूसरी अनुसूची में क्या है, तो देखें दूसरी अनुसूची में वेतन व भत्तों का निर्धारण है। वेतन व भत्तों से संबंधित कौन सी अनुसूची है? दूसरी अनुसूची। देखें किस किस के वेतन का उल्लेख है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। एक चीज ध्यान रखें, उपराष्ट्रपति का वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, यानी उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता। तो किसके वेतन का उल्लेख हुआ? राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं है, बल्कि उपराष्ट्रपति को वेतन किसके रूप में मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। राज्यों के राज्यपाल, संसद सदस्यों का वेतन, विधानसभाओं के सदस्यों का वेतन, इसी प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट है उनके न्यायाधीशों का वेतन, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, सीएजी यानी नियंत्रक या महालेखा परीक्षक का वेतन। इस बात का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है जी? दूसरी अनुसूची में है। तो ध्यान रखें उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख इसमें नहीं है। उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है। उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा की सभापति के रूप में मिलता है। तो दूसरी अनुसूची वेतन व भत्तों से संबंधित है। इसी प्रकार है तीसरी अनुसूची में क्या है? तो तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। ओथ यानी शपथ से संबंधित है। तो देखें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल, इनकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो ये पूछा जाए कि तीसरी अनुसूची में किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। जबकि लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेता नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेता नहीं है, शपथ नहीं लेता, यानी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि वह सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। तो तीसरी अनुसूची में किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व लोकसभा अध्यक्ष की शपथ का उल्लेख इसमें नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, संसद सदस्यों के वेतन, सीएजी यानी संसद सदस्यों का शपथ, विधानसभाओं के सदस्यों की शपथ और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है जी? तीसरी अनुसूची में है। तो तीसरी अनुसूची किससे संबंधित हो गई? शपथ से संबंधित। इसी प्रकार चौथी अनुसूची, तो चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित कौन सी अनुसूची है? चौथी अनुसूची है। जैसे राजस्थान से
राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं जी? 10। इसी प्रकार सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? 31। जबकि हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? 5। यानी कहने का अर्थ है कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो ये पूछा जाए कि राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें किस राज्य की हैं, तो राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश की कितनी हैं? 31। इस बात का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में है। इसी प्रकार है पांचवी अनुसूची, यानी पांचवी अनुसूची में क्या है? तो देखें, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उपबंध है, के प्रशासन का उपबंध कौन सी अनुसूची में है जी? पांचवी में। यानी कहने का अर्थ है कि एससी व एसटी के प्रशासन का उपबंध कौन सी अनुसूची में है? पांचवी अनुसूची में। तो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के उपबंध का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? पांचवी में है। इसी प्रकार है छठी अनुसूची। तो देखें, छठी अनुसूची में 4 राज्य हैं अमी में तिरी। देखें, असम, मिजोरम, मेघालय व त्रिपुरा। इन 4 राज्यों के प्रशासन के उपबंध का उल्लेख, प्रशासन के उपबंध का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है जी? छठी अनुसूची में। कितने राज्य हैं? 4। असम, मिजोरम, मेघालय व त्रिपुरा के प्रशासन के उपबंध का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? छठी अनुसूची में है। इसी प्रकार है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची है केंद्र व राज्यों के मध्य बंटवारे। केंद्र व राज्यों के मध्य बंटवारे से संबंधित कौन सी अनुसूची है जी? 7वीं। और इसमें 3 सूची हैं। नंबर 1 है संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, और तीसरी कौन सी है जी? समवर्ती सूची। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। तो देखें, संघ सूची क्या होती है? तो संघ सूची वह सूची होती है जिसके ऊपर कानून केंद्र यानी संसद बनाए, जिसके ऊपर कानून केंद्र सरकार बनाए। वो कौन सी अनुसूची होती है जी? संघ सूची। और इसमें मूल संविधान में कितने विषय थे? मूल संविधान में 97 विषय थे, जबकि वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। तो संघ सूची वह सूची होती है जिसके ऊपर कानून केंद्र सरकार बनाए, तथा संघ सूची में 97 विषय थे, जबकि वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 100 विषय। इसी प्रकार राज्य सूची वह सूची जिसके ऊपर कानून कौन बनाए? राज्य सरकार बनाए। और इसमें मूल संविधान में कितने विषय थे? 66, जबकि वर्तमान में कितने हैं? 61 विषय हैं। यानी इसमें मूल संविधान में तो 66 थे, जबकि वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 हैं। और राज्य सूची वह सूची होती है जिसके ऊपर कानून राज्य सरकार बनाए। इसी प्रकार है समवर्ती सूची, यानी समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसके ऊपर कानून केंद्र व राज्य सरकार दोनों बनाएं, जिसके ऊपर कानून केंद्र व राज्य सरकार दोनों बनाएं, लेकिन विवाद होने की स्थिति में
केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून क्या होता है? गया कानून मान्य होता है। यानी समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसके ऊपर कानून दोनों बनाते हैं, केंद्र और राज्य सरकार, लेकिन विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून क्या होता है? मान्य होता है। देखें, इसमें मूल संविधान में 47 विषय थे, जबकि वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। तो देखें, 7वीं अनुसूची केंद्र व राज्यों के मध्य बंटवारे से संबंधित, और इसमें 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। संघ सूची जिसके ऊपर कानून केंद्र सरकार बनाए, इसमें मूल संविधान में 97 विषय, जबकि वर्तमान में 100। राज्य सूची जिसके ऊपर कानून राज्य सरकार बनाए, जिसमें मूल संविधान में 66, वर्तमान में 61 विषय, जबकि समवर्ती सूची जिसके ऊपर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बनाए, लेकिन विवाद होने की स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है, और इसमें मूल संविधान में 47 विषय थे, जबकि वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। इसी प्रकार है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, तो देखें, 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है जी? भाषाओं से संबंधित है। देखें, मूल संविधान में, मूल संविधान, और देखें मूल संविधान का तो अर्थ अपन लोग जानते हैं कि जिस दिन भारत का संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। तो मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? 14, जबकि वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22। तो ये पूछा जाए कि भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है। और मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? 14, जबकि वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22। अब देखते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी हैं। जैसे 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई जी, और इसे कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। तो ये पूछा जाए कि 15वीं भाषा कौन सी है? सिंधी है, और इसे 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। इसी प्रकार 16, 17, 18 एक है नमक, जिसे याद रह जाएगा, नेपाली, मणिपुरी व कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी व कोंकणी, इन्हें तीनों को 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये पूछा जाए कि 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। जबकि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं जी? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इसी प्रकार 19, 20, 21, 22 बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली, यानी 19, 20, 21 और 22, इन्हें कब जोड़ा गया? इन्हें 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। इस प्रकार वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाएं। जबकि मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, जबकि वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है जी? 22 भाषाओं को। इसी प्रकार आती है जी 9वीं अनुसूची। अब देखें,
मूल संविधान में तो कितनी अनुसूची थी जी? मूल संविधान में तो कितनी अनुसूची थी? तो मूल संविधान में तो कितनी थी जी? 8, जबकि वर्तमान में कितनी है? 12 है। तो 9वीं अनुसूची को बाद में जोड़ा गया है। तो देखें, आर्थिक समानता, आर्थिक समानता एवं भूमि सुधार से संबंधित है। यानी आर्थिक समानता एवं भूमि सुधार से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 9वीं अनुसूची। और इसे प्रथम संविधान संशोधन, इसे प्रथम संविधान संशोधन, इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये पूछा जाए कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची आर्थिक समानता एवं भूमि सुधार से संबंधित है। इसी प्रकार है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची व्यक्तिगत दल बदल पर रोक लगाती है जी। इन व्यक्तिगत दल बदल पर रोक लगाती है। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। और इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया। इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये पूछा जाए कि व्यक्तिगत दल बदल के रोक से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची। और इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। यानी कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति दल बदल नहीं कर सकता। इसे रोकने के लिए, दल बदल को रोकने के लिए ही 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा यह अनुसूची जोड़ी गई है। यदि संसद सदस्य की योग्यता का फैसला हो, संसद सदस्य की योग्यता का फैसला हो, तो इससे संबंधित निर्णय तो कौन करता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से, निर्वाचन आयोग के परामर्श से कौन करता है जी? राष्ट्रपति करता है। यानी संसद सदस्य की योग्यता से संबंधित यदि कोई है तो इसका फैसला तो कौन करेगा? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। और यदि दल बदल से संबंधित कोई मामला है, दल बदल से संबंधित कोई मामला है, तो इसका फैसला कौन करता है? स्पीकर करता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो यदि दल बदल से संबंधित कोई मामला है तो इसका फैसला तो कौन करता है जी? स्पीकर, यानी लोकसभा अध्यक्ष करता है। और यदि संसद सदस्य की योग्यता का मामला है तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो कहने का अर्थ हुआ 10वीं अनुसूची व्यक्तिगत दल बदल के रोक से संबंधित है। इसी प्रकार है 11वीं अनुसूची। तो देखें, 11वीं अनुसूची ग्रामीण पंचायत राज से संबंधित है। ग्रामीण पंचायत राज से संबंधित है। और इसे कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। कहने का अर्थ है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया जी। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है।
और 11वीं अनुसूची पंचायत राज से संबंधित है और इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया और इसे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 11वीं अनुसूची भाग 9 में अनुच्छेद 243 और देखें 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं जी? 29 विषय हैं। और 11वीं अनुसूची को कब लागू किया गया? देखें, पंचायत राज राज्य सूची का विषय है। पंचायत राज कौन सी सूची का विषय है जी? राज्य सूची का विषय है। इसलिए इसे लागू कब किया गया जी? 24 अप्रैल 1993 को। तो ये पूछा जाए कि पंचायत राज दिवस कब आता है, तो पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को आता है और इसे केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 1993 को लागू किया। और सभी राज्यों को यह कह दिया गया, क्यों? पंचायत राज कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का। इसलिए सभी राज्यों को यह कह दिया गया कि सभी राज्य इसे 1 वर्ष के अंदर लागू करें। तो पंचायत राज से संबंधित कौन सी अनुसूची हो गई जी? 11वीं, और इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया और ये भाग 9 में है, अनुच्छेद 243, और इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा इसी अनुसूची में है। इसी प्रकार है जी 12वीं अनुसूची। यानी 12वीं अनुसूची में क्या है? तो 12वीं अनुसूची शहरी निकायों से संबंधित है और इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। इसे कब जोड़ा गया है जी? 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। और ये भाग 9A में, भाग 9A अनुच्छेद 243, इसमें विषय कितने हैं? 18 विषय। तो कहने का अर्थ है कि शहरी निकायों से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 12वीं अनुसूची है और इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। तो देखें, अपन ने जो ये अनुसूची से संबंधित टॉपिक था, इसके ऊपर डिस्कस किया कि प्रथम अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है। तो अब देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे प्रश्न 1 है, ये पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो याद रखें, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी जी? 8 अनुसूची थी। और देखें, मूल संविधान मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी है, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950, उसे ही मूल संविधान कहा जाता है। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। जबकि मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे? मूल संविधान में अनुच्छेद 395 थे। जबकि भाग कितने थे? भाग 22 थे। भाग कितने थे जी? 22 थे। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या में बदलाव होकर के अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। तो ये सभी प्रश्नों देखे तो ये पूछा जाए मूल संविधान में कितनी थी? 8। अनुच्छेद कितने थे मूल संविधान में? 395। और भाग कितने थे? 22। इसी प्रकार जैसे प्रश्न 2 है, ये पूछा जाए कि प्रथम अनुसूची में क्या है? प्रथम अनुसूची में क्या है? तो देखें, प्रथम अनुसूची में क्या है? तो प्रथम अनुसूची में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख से संबंधित कौन सी अनुसूची है जी? प्रथम अनुसूची है।
इसी प्रकार प्रश्न पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया जी, 1953 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया जी, 1953 ईस्वी में। इसी प्रकार ये पूछा जाए प्रश्न 4 कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष आंसर है फैजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे जी, फैजल अली। इसी प्रकार ये पूछे कि राज्य पुनर्गठन आयोग कितना सदस्य था जी, 3 सदस्य था, जिसके अध्यक्ष तो कौन थे, फैजल अली, जबकि इसके 2 अन्य सदस्य कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू व के.एम. पणिकर। हृदयनाथ कुंजरू व के.एम. पणिकर 2 इसके अन्य सदस्य थे। इसी प्रकार प्रश्न 5 ये पूछा जाए कि वेतन भत्तों से संबंधित कौन सी अनुसूची है। वेतन भत्तों से संबंधित कौन सी अनुसूची है। तो कौन सी है जी, दूसरी अनुसूची है। और दूसरी अनुसूची में किसी भी केंद्रीय मंत्री व राज्य मंत्री का वेतन इसमें सम्मिलित नहीं होता। किसी भी केंद्रीय मंत्री व राज्य मंत्री का वेतन इसमें सम्मिलित नहीं होता है। तो वेतन भत्तों से संबंधित कौन सी हो गई जी, दूसरी अनुसूची। इसी प्रकार ये पूछा जाए प्रश्न 6 कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित कौन सी अनुसूची है। तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित कौन सी अनुसूची है जी, तो कौन सी है साहब, चौथी अनुसूची। यानी सभी राज्यों में जो राज्यसभा की सीटें अलग अलग हैं, जैसे सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 31 हैं, राजस्थान में 10 हैं, हरियाणा में 5 हैं, इस बात का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है जी, चौथी अनुसूची में है। इसी प्रकार प्रश्न ये पूछा जाए कि समवर्ती सूची क्या होती है। समवर्ती सूची क्या है। तो समवर्ती सूची क्या है जी, आंसर है समवर्ती सूची ली तो कहां से गई है जी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसी प्रकार समवर्ती सूची में क्या है, तो वह अनुसूची जिसके ऊपर कानून केंद्र व राज्य सरकार दोनों बनाए, केंद्र व राज्य सरकार दोनों बनाए, लेकिन विवाद होने की स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून क्या होता है, मान्य होता है। शिक्षा है, शिक्षा ये समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। तो ये पूछा जाए कि शिक्षा कौन सी सूची का विषय है, तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। और देखें समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे, जबकि वर्तमान में कितने विषय हैं, 52 विषय हैं।
क्वेश्चन है, ये पूछें कि भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है जी? तो देखें, आठवीं अनुसूची का संबंध किससे है जी? भाषाओं से है। तो भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची? आठवीं। देखें, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, जबकि वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, ये पूछा जाए कि 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है? कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो कौन सी जोड़ी गई हैं? एक सूत्र बताया मैंने, नमक यानी नेपाली, मणिपुरी व कोंकणी। इसे 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। इसी प्रकार 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है? सिंधी भाषा जोड़ी गई है। इसी प्रकार 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली भाषा जोड़ी गई हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि असम, मिजोरम, मेघालय व त्रिपुरा के प्रशासन का उपबंध कौन सी अनुसूची में है? तो कौन सी में है जी? छठी अनुसूची में। छठी अनुसूची। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है जी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जो कि आर्थिक समानता एवं भूमि सुधार से संबंधित है। जो कि आर्थिक समानता एवं भूमि सुधार से संबंधित है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है जी? तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची।
जो कि व्यक्तिगत दल बदल से संबंधित है, व्यक्तिगत दल बदल से संबंधित है। कौन सी अनुसूची? 10वीं। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो कौन सी जोड़ी गई है जी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसी प्रकार प्रश्न पूछे कि 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो कौन सी जोड़ी गई है जी? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। देखें, नगरीय प्रशासन से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 12वीं अनुसूची है, जिसे 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें कितने विषय हैं जी? 18 विषय हैं। जबकि पंचायत राज से संबंधित कौन सी अनुसूची है? पंचायत राज से संबंधित 11वीं अनुसूची है, और इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। तो देखें, जो ये अनुसूची से संबंधित टॉपिक था उसके ऊपर अपन ने डिस्कस किया, और इससे संबंधित जो प्रश्न थे उनके ऊपर भी डिस्कस किया। शायद मैं समझ रहा हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। देखें, ये एसके बुक्स सामान्य ज्ञान वर्त सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखें, आजकल जो एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा, इसका एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई हो गया है, उसको ध्यान में रखते हुए ही सामान्य ज्ञान वर्त पुस्तक बनाई गई है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, जिसका आप अध्ययन करें। इसी प्रकार सामान्य ज्ञान एसएससी जीडी एंड एमटीएस, एसएससी जीडी एमटीएस 2011 से अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्या है, इसमें संकलन है। एसएससी जीडी एमटीएस की परीक्षाओं जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं, उन्हीं के स्तर की अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें क्या किया गया है? संकलन किया गया है। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू, नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का भी इसमें क्या है? संकलन है। सभी जो प्रश्न दे रखे हैं उन सभी प्रश्नों की व्याख्या भी इसमें की गई है। इसी प्रकार ये पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान, जो कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार इत्यादि सभी पुलिस भर्ती परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान की बहुत उपयोगी पुस्तक है, जिसका आप अध्ययन करें। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।